गेम डेवलपर्स और हैकर्स, इनके बीच ना हमेशा से ही एक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा है। एक तरफ हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने करोड़ों के गेम्स को बचाने के लिए नई से नई दीवारें खड़ी करती हैं, और दूसरी तरफ हैं हैकर्स जो हर दीवार में एक दरवाज़ा ढूंढ ही निकालते हैं। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। साल था 2009। यूबीसॉफ्ट ने लॉन्च की असैसिन्स क्रीड 2 और उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। एक अनक्रैकेबल सिस्टम। जानते हैं यह अनक्रैकेबल सिस्टम कितने दिन चला? सिर्फ 9 दिन। करोड़ों डॉलर्स की मेहनत और टेक्नोलॉजी बस 9 दिनों में ढेर हो गई। आप अंदाजा लगाइए कि डेवलपर्स को खुद पर कितना भरोसा होगा। उन्हें लगा कि इन्होंने एक ऐसी डिजिटल तिजोरी बना दी है जिसकी चाबी किसी के पास नहीं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, कैसे? आखिर हैकर्स ये करते कैसे हैं? अच्छा, इस पूरी चीज को ना एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि गेम क्रैक करना एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में घुसने जैसा है और गेट पर एक डिजिटल बाउंसर खड़ा है। अब अंदर जाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप असली वीआईपी पास का जुगाड़ कर लें या फिर एक ऐसा नकली पास बनाएं जो बिल्कुल असली दिखे। तो आज हम देखेंगे कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, जब वीआईपी पास बहुत सिंपल हुआ करते थे। फिर हम मिलेंगे उस बाउंसर से जो कभी पीछा नहीं छोड़ता, और उसके बाद मैदान में उतरेगा असली फाइनल बॉस डेनूवो। हम ये भी समझेंगे कि जो नामुमकिन लगता है उसे क्रैक कैसे किया जाता है, और आखिर में ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या ये सब एक समुद्री डाकू की विरासत है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। 80 के दशक की बात है। तब गेम्स आते थे फ्लॉपी डिस्क पर और प्रोटेक्शन के नाम पर बस एक सीरियल की होती थी। फिर 90 के दशक में डेवलपर्स थोड़े और स्मार्ट हुए। उन्होंने गेम के साथ आने वाली मैनुअल बुक में से कोड ढूंढने को कहा। और फिर आया सीडी रोम का जमाना, जहां गेम खेलने के लिए आपके कंप्यूटर में असली डिस्क का होना जरूरी था। पर मजे की बात यह थी कि हर ताले के लिए एक चाबी लगभग तुरंत तैयार हो जाती थी। सीरियल कीज, अरे वो तो कॉपी पेस्ट होकर इंटरनेट पर फैल जाती थीं। गेम मैनुअल्स, उनकी तो पूरी की पूरी पीडीएफ फाइलें बन जाती थीं। और असली सीडी की जरूरत, उसके लिए छोटे छोटे नो सीडी पैच आ गए जो गेम को ये यकीन दिला देते थे कि डिस्क ड्राइव में ही है। लेकिन फिर आया इंटरनेट और इसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। अब मैदान में एंट्री हुई एक नए खिलाड़ी की, डीआरएम यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। चलिए अपने क्लब वाले बाउंसर के पास वापस चलते हैं। पुराना प्रोटेक्शन उस बाउंसर जैसा था जो गेट पर बस एक बार आपकी आईडी देखता था। लेकिन मॉडर्न डीआरएम, ये वो बाउंसर है जो आपके अंदर आने के बाद भी पूरी रात आपके पीछे पीछे घूमता है और हर घंटे पूछता है, पास दिखाओ, क्या तुम सच में यहीं के हो? तो सवाल ये है कि इस नए, ज्यादा चालाक बाउंसर से कैसे निपटा जाए। हैकर्स भी अपग्रेड हो गए हैं। उनका पहला कदम होता है गेम को लीगली खरीदना, ताकि उनके हाथ ओरिजिनल फाइलें लगें। फिर शुरू होता है असली काम, फाइलों को समझना और फिर अपने खास औजारों का इस्तेमाल करना। उनका पहला हथियार है डीबगर। इसे आप एक तरह की एक्सरे मशीन समझ सकते हैं। ये टूल हैकर्स को गेम के कोड के अंदर झांकने की ताकत देता है, ताकि वो ठीक उस एक लाइन को पकड़ सकें, उस एक पल को पकड़ सकें जहां गेम चेक करता है कि ये कॉपी असली है या नकली। और फिर आता है असली बाहुबली, आइडिया प्रो। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग की दुनिया का गॉड फादर कहते हैं। देखिए, डेवलपर्स गेम को मशीनी भाषा में बनाते हैं जिसे हम और आप नहीं पढ़ सकते। आइडिया प्रो उस मशीनी भाषा को वापस एक इंसानी नक्शे में बदल देता है। मतलब गेम का पूरा ब्लूप्रिंट हैकर के हाथ में। लेकिन देखिए, नॉर्मल डीआरएम को तोड़ना मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। तो गेम कंपनियों ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, डेनूवो। और ये कोई मामूली बाउंसर नहीं है, ये अपने आप में एक किला है। फर्क समझना है तो ऐसे समझिए, अगर स्टैंडर्ड डीआरएम सिर्फ दरवाजे पर आईडी चेक करने वाला बाउंसर था, तो डेनूवो वो बाउंसर है जो आपको एक ऐसी भूल भुलैया के अंदर ले जाता है जिसके हर कोने में जाल और फंदे लगे हुए हैं। डेनूवो सिर्फ मालिकाना हक चेक नहीं करता, ये पूरे गेम पर एक डिजिटल कवच चढ़ा देता है। ये हैकर्स को भटकाने के लिए जानबूझकर नकली कोड डालता है, असली लॉजिक को हजारों टुकड़ों में तोड़ देता है। और अगर इसे जरा भी शक हुआ कि कोई छेड़खानी कर रहा है, तो ये गेम को ही खराब कर देता है। याद है GTA 4 में पायरेटेड कॉपी में कैमरा कैसे नशे में झूमने लगता था? बस कुछ वैसा ही, लेकिन और भी खतरनाक। तो फिर ऐसे किले को कैसे तोड़ा जाता है? इसका जवाब है बहुत बहुत ज्यादा मेहनत और सब्र के साथ।
डिनोवो को क्रैक करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये एक लंबी, थका देने वाली कलाकारी है। हैकर्स डिनोवो को सीधे सीधे नहीं तोड़ते, वो उसे धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में इकट्ठा करते हैं। देखिए, डिनोवो गेम के कोड को एक साथ नहीं खुलता, वो हर बार बस एक छोटा सा टुकड़ा खोलता है। तो हैकर्स गेम को खेलते हैं, हर एक लेवल, हर एक कोना, और हर बार जब कोड का एक छोटा सा टुकड़ा खुलता है वो उसे मेमोरी से कॉपी कर लेते हैं। यह हफ्तों, कभी कभी महीनों तक चलता है, और फिर उन हजारों टुकड़ों को हाथ से जोड़कर गेम को दोबारा बनाया जाता है। और हाँ, ये काम कोई अकेला हैकर नहीं करता। अब तो ये पूरी की पूरी टीमें हैं जो एक प्रॉपर कंपनी की तरह काम करती हैं। उनके पास प्रोग्रामर्स हैं, रिवर्स इंजीनियर्स हैं, टेस्टर्स हैं, पूरा का पूरा एक सिस्टम है। और इन सब का एक ही मकसद होता है, डिनोवो से प्रोटेक्टेड गेम को सबसे पहले कौन क्रैक करेगा। तो इस चूहे बिल्ली के खेल का आखिर नतीजा क्या है? ये लड़ाई हमें किस मोड़ पर ले आई है? और यहाँ कहानी में एक बहुत ही मज़ेदार मोड़ आता है। अक्सर जो सबसे शातिर क्रैकर्स होते हैं उन्हें वही कंपनियां हायर कर लेती हैं जिनके सिस्टम को वो तोड़ते थे। आखिरकार चोर से बेहतर ताले को कौन समझ सकता है। और एक सच ये भी है कि पायरेसी ने कई पुराने क्लासिक गेम्स को आज भी जिंदा रखा है। और यहीं से शुरू होती है एक बिल्कुल नई बहस, डिजिटल ओनरशिप की। ये एक ऐसा तर्क है जो आज बहुत सुनने को मिलता है कि जब हम कोई डिजिटल गेम खरीदते हैं तो हम असल में उसके मालिक नहीं बनते, हम बस उसे खेलने का एक लाइसेंस खरीदते हैं। तो अगर मालिकाना हक हमारा है ही नहीं तो फिर इसकी नकल करने को चोरी कैसे कहा जा सकता है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या गेम कंपनियां प्रोटेक्शन के नाम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही हैं, या फिर पायरेसी उन क्रिएटर्स की सालों की मेहनत पर एक हमला है जो हमारे लिए ये दुनियाएं बनाते हैं? ये एक ऐसी बहस है जिसका शायद कोई एक सही जवाब है ही नहीं।